नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है, खुशहाल हुआ अन्नदाता, मध्य प्रदेश में बड़ी सिंचाई क्षमता। दरअसल मध्य प्रदेश में किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में खेती की तस्वीर तेजी से बदल रही है। किसानों की मेहनत और सरकार की सिंचाई आधारित नीतियों के चलते राज्य में सिंचित क्षेत्र का दायरा लगातार विस्तार कर रहा है। खेतों तक पानी की पहुंच बढ़ने से न केवल फसल उत्पादन में सुधार हुआ है, बल्कि किसानों की आय और खेती की स्थिरता भी मजबूत हुई है। किसानों की संकल्प शक्ति और सरकारी प्रयासों के तालमेल से मध्य प्रदेश धीरे धीरे सिंचाई आधारित कृषि की ओर मजबूत कदम बढ़ा रहा है, जो आने वाले वर्षों में राज्य को कृषि उत्पादन के मामले में नई ऊंचाई पर ले जाने की क्षमता रखता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि प्रदेश में किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। विगत 2 वर्षों में सिंचाई का रकबा लगभग 10 लाख हेक्टेयर तक बढ़ना राज्य सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। नदी जोड़ो अभियान अब सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि किसानों की जिंदगी बदलने वाला मॉडल बन रहा है। वर्षों से पानी की किल्लत झेल रहे इलाकों में अब सिंचाई की स्थायी व्यवस्था बनने लगी है, जिससे खेती दोबारा पटरी पर लौट रही है। नदी जोड़ो परियोजनाओं के जरिए अतिरिक्त पानी वाले नदी बेसिन से जल संकटग्रस्त क्षेत्रों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। इसका सीधा असर किसानों की आमदनी और फसल उत्पादन पर दिखने लगा है। सरकार ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है। सरकार ने राज्य के किसानों को बिजली में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगले 3 वर्षों में 30 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में वर्तमान में सिंचाई को लेकर प्रदेश में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ये किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने का माध्यम बनता जा रहा है। आइए इस पर सुनाते हैं क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है। याद करो 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 2002-3 तक पूरे प्रदेश के अंदर केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी। केवल 7.5 लाख हेक्टेयर। मां नर्मदा कब से अपना आशीर्वाद दे रही। नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश। 250 से ज्यादा नदियां हमारे राज्य के अंदर है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। हमारे लिए जब से हमारी सरकार आई 2002-3 के बाद साध्वी उमा भारती, बाद में बाबूलाल जी गौर, फिर शिवराज सिंह जी चौहान, 2023 तक हमने 7.5 लाख से बढ़ा करके 44 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा बढ़ाया। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकारों के काम करने का तरीका। कहां 7.5 लाख और कहां 44 लाख। 20 साल में हमने ये प्रोग्रेस की और मुझे प्रसन्नता है और आगे बढ़ते हुए केवल 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा नया बढ़ाया गया। ये हमारा संकल्प है, ये अपनी सरकार के काम करने का तरीका। तो देखिए, मध्य प्रदेश में किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। अन्नदाता खुशहाल है। मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता बढ़ती जा रही है और सरकार ने 2026 किसान कल्याण वर्ष भी घोषित कर दिया है। इस पर आज हम खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ मेहमानों से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक एम इंदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आलोक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे साथ किसान संघ के प्रांत उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है कुलदीप जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत आलोक जी आपसे करना चाहूंगी। पिछले 2 वर्षों में सिंचित रकबे का 10 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। ये बड़ा दावा सरकार यहाँ पर कर रही है। आप इसे कैसे देखते, क्या वाकई में तस्वीर यहाँ पर खेती की और किसानों की सारी तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही है जमीनी स्तर पर? नहीं है कि सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है, सिंचाई के क्षेत्र में काम कर रही है, वो दिख भी रहा है, जमीनी स्तर पर दिख भी रहा है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों पर अपने आप को फोकस किया है, जिस तरीके से उद्योगों के ऊपर सरकार ने अपने आप को फोकस किया है, उसके परिणाम धीरे धीरे दिखने लगे हैं। लेकिन पूर्णतः ये सारे काम हो गए हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते। अभी भी सिंचाई के क्षेत्र में कई काम होना बाकी है। नहरों की रिपेयरिंग, मेंटेनेंस होना बाकी है, जिसकी ओर हमको ध्यान देना होगा। केवल सिंचाई की क्षमता बढ़ा देने मात्र से काम नहीं चलेगा। तैल तक पानी पहुंच रहा है या नहीं, हमें इसको भी ध्यान देना होगा। साक्षी जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ किसान संघ के प्रांत उपाध्यक्ष कुलदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। कुलदीप जी, एक बड़ा दावा यहाँ पर सरकार कर रही है कि पिछले 2 वर्षों में सिंचित रकबे का 10 लाख हेक्टेयर यहाँ पर बढ़ा है और इससे जो खेती किसानी की तस्वीर है वो बदली है। जमीनी स्तर पर आप कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल ऐसा सरकार कह रही है, इसमें तो सही बात है कि रकबा तो कुछ बढ़ा है,
लेकिन अभी जैसे हमारे आदरणीय पत्रकार बंधु ने जो बात कही कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ना कि धरातल पर आकर के उसका वास्तव में क्रियान्वयन कैसे हो रहा है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है ना। और आज हमारे पत्रकार बंधु अभी कह रहे थे ना कि वास्तव में टेल एंड तक पानी पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है ना। मैं चंबल अंचल में नहर है जो चंबल नदी के किनारे किनारे, बीहड़ों के किनारे किनारे से होकर के गई है, और आज तक की स्थिति यह है ना कि अधिकतम उसमें कभी पानी आए तो आए वर्ष में एक बार पानी, और वो भी तब आता है जब किसानों को ऊपर पानी की आवश्यकता नहीं होती है, यानी मावट वगैरह हो जाती है तो वहां से पानी टेल एंड तक आ पाता है, अन्यथा की स्थिति में पूरे वर्ष वो जो है ना सूखी नहर पड़ी रहती है। तो मूल समस्या जो है ना कि वो सरकार का ठीक है ना अपना दावा है, और उन्होंने उस पूरे इलाके को बाकायदा सिंचित घोषित कर रखा है, और नहर की बाकायदा जो उनका शुल्क लिया जाता है, खेती से वसूली की जाती है, वो भी हर वर्ष होती है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आज भी कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे स्थान हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर किसान अपने ही बलबूते पर ट्यूबवेल वगैरह करके और उनसे सिंचाई कर रहा है, अन्यथा की स्थिति में नहरों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, रकबा अवश्य बढ़ गया है कागजों में, बाकी धरातल पर बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जी बिल्कुल। इसी के साथ नदी जोड़ो अभियान का भी सरकार ने जिक्र किया है और इसे लाइफ चेंजिंग मॉडल सरकार बता रही है। मतलब क्या ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नजर आ रहा है धरातल पर? बिल्कुल, इसका तो मैं शुरुआत से समर्थन करता रहता हूं। मैं क्या, भारतीय किसान संघ भी इसका समर्थन करता रहा है, और इससे एक फायदा नहीं होगा, सिंचाई का रकबा तो बढ़ेगा ही, पर्याप्त किसानों को पानी की उपलब्धता बराबर बनी रहेगी। दूसरी क्या है, बाढ़ वगैरह अगर किन्हीं क्षेत्रों में आती है तो उस बाढ़ से भी निदान मिलेगा, उससे भी किसानों को जो परेशानी होती है, उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं, वो फसलें बच जाएंगी। और कहीं ना कहीं इससे बड़ा दोहरा लाभ है ना, एक तो किसान का बाढ़ से जो नुकसान होता है वो बच जाएगा, और दूसरा पानी उसको मिलेगा किसान को, तो स्वाभाविक है ना कि वो और अधिक फसलें पैदा करके और अच्छा उत्पादन कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आलोक जी, जिन इलाकों में दशकों से पानी की किल्लत थी, वहीं अब खेती दोबारा पटरी पर लौट रही है। ये माइग्रेशन रोकने में भी मददगार साबित हो रही है, ऐसा लग रहा है। निश्चित रूप से जो पलायन होता है मजदूरों का, वो काम के अभाव में होता है। हम दावा करते हैं कि हमने मनरेगा योजना चला रखी है, उसके बाद भी बुंदेलखंड क्षेत्र का व्यक्ति दिल्ली में, मथुरा में, इसके आसपास मजदूरी करने जाता है। चंबल क्षेत्र का व्यक्ति गुजरात में काम करने जाता है। क्यों? अगर हम ये संसाधन उसको उसके क्षेत्र में उपलब्ध करा देंगे तो आप तय मानिए पलायन रुकेगा। जिस तरीके से अभी आदरणीय भदौरिया जी बात कर रहे थे नदी जोड़ों की योजनाओं को लेके, तो इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे भूगर्भीय जलों का दोहन हो रहा है ट्यूबवेल के माध्यम से, हमारा जो पानी का कोष है वो खत्म हो रहा है, उस पर भी इसमें बड़ी कारगर रोक लगेगी। और मैं तो बल्कि सरकार से इस माध्यम से अनुरोध भी करना चाहूंगा कि वो वाटर रिचार्ज पर एक्चुअल में काम करे। मेरे शब्दों पे ध्यान दे, वास्तविक रूप में काम करे वाटर रिचार्ज के लिए, क्योंकि हमने दोहन तो कर लिया पानी का, लेकिन उन पैकेट्स में पानी पहुंच नहीं रहा है। तो एक समय के बाद वो एरिया ड्राई हो जाएगा, और अगर टेक्निकल भाषा में कहें तो वो डार्क जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। साक्षी जी, बिल्कुल। यहाँ पे सरकार के दावे भी 2028 से 29 तक सिंचाई का रकबा 1 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंचाने का है। तरह तरह के यहाँ पे दावे भी है, और 30 लाख सोलर पंप का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? खेती को बिजली कटौती और बढ़ती लागत से आजादी दिलाने वाला ये कदम हम मान लें इसे? निश्चित रूप से ये मोहन सरकार का बड़ा अच्छा कदम है, जिसमें बताया गया है कि आगामी 3 साल में 10 लाख किसान प्रतिवर्ष के हिसाब से सोलर पंप लगाए जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिजली की जिस तरीके से बचत की वर्तमान में आवश्यकता है, औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की आवश्यकता है, उसके मद्देनजर ये एक अच्छा और उपयोगी कदम है। और सबसे बड़ी चीज, किसान को पानी देने के लिए, खेतों में पानी मिलने के लिए बिजली का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जी। एक योजना चली थी, कुसुम योजना, जिसके तहत किसानों को सोलर प्लांट लगाने का सिस्टम बनाया गया था। मुझे कहते हुए बड़ा दुख है कि आज भी 1000 से अधिक किसानों के आवेदन पिछले 1 वर्ष से लंबित पड़े हैं। एक और किसानों को उसकी अनुमति नहीं मिल रही है, वो अपनी जेब से पैसा लगा चुके हैं, वहीं बिल्डर को अनुमति दी जा रही है। तो ये दोहरी नीति क्यों?
एक और तो हम किसान के उत्थान की बात करते हैं, उसकी इनकम बढ़ाने की बात करते हैं। अगर किसान सोलर प्लांट लगाता है तो निश्चित रूप से किसान की इनकम बढ़ेगी, और किसान की इनकम के साथ साथ उस राज्य की, उस देश की इनकम बढ़ेगी। तो हम ये दोहरे मापदंड क्यों रखते हैं? हमें इस ओर भी ध्यान देना होगा, साक्षी जी। जी बिल्कुल कुलदीप जी, देखिए आप किसान संघ के प्रांत उपाध्यक्ष हैं। इस प्रकार की जैसे आलोक जी ने बात की है दोहरी नीति की, किसान इससे किस प्रकार से यहाँ पर ग्रस्त नजर आ रहा है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है योजनाएं यहाँ पर चला दी जाती है, लेकिन जब अब हम ग्राउंड लेवल पर जाकर अगर हम स्थिति अगर देखते हैं योजनाओं की, तो वो बिल्कुल जीरो रहती है। बिल्कुल साक्षी जी, हमारे पत्रकार बंधु ने जो बात कही है निश्चित रूप से मेरे दिल की बात कही है उन्होंने। बिल्कुल सही बात है कि 1000 किसानों ने अभी तक आवेदन किया है उसमें, और एक भी किसान को अभी तक अनुमति नहीं मिली है। बिल्डरों को एक पार्टी है कोई जिसको 1500 मेगावाट की अनुमति दी गई है, मुझे उसका नाम ध्यान में नहीं है ना अभी। कुल मिलाकर के ये है ना। और एक मजे वाली बात आपको और बता दूं, जो नवीकरणीय मंत्री राकेश शुक्ला जी हैं, उन्होंने भी इस विषय को लेकर के ऊर्जा विकास निगम के अधिकारियों को एक पत्र लिखा, और उनके पत्र को भी तवज्जो नहीं दी गई। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है ना कि एक तरफ घोषणाएं होती हैं, योजनाएं अच्छी बनती हैं, लेकिन दूसरे स्तर पर जो धरातल पर क्रियान्वयन होता है, जो ऊर्जा विकास निगम के अधिकारी हैं, वो उसको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हैं। ये तो क्या उनकी मजबूरी है, क्या कारण है, ये नहीं कह सकता हूं। लेकिन कुल मिलाकर के जो कुसुम योजना की दुर्गति हो रही है ना, वो देखने में आती है। दूसरी एक बात, मैंने सोलर पंप की आपने बात कही ना, मैं उसको लेकर के ये एक आंकड़ा दे दूं। 2020 में ये योजना चालू की गई थी ना सरकार की तरफ से, कि जो किसानों के ट्यूबवेल हैं उन पर हम सोलर के माध्यम से व्यवस्था करेंगे। तो अभी तक कुल मिलाकर के जो मेरे पास आंकड़ा है कि 52,000 पंपों के लिए कार्यादेश जारी हुए हैं, लेकिन वास्तव में लगभग केवल 7,000 के आसपास पंप ऐसे हैं जिनकी अनुमति दी गई है, बाकी की अनुमति नहीं दी गई। और वो भी 2020 में लगभग 7,000 पंपों को, 2020 में 3,800 पंपों को, 2021 में 2,700 पंपों को, 2022 में 316 पंप को, और 2023 में मात्र 81 पंपों को अनुमति दी गई है। और उसके बाद 2023 के बाद एक भी सोलर पंप की अनुमति सरकार के द्वारा अभी तक नहीं दी गई और है। कुलदीप जी, इसमें इन और ऐड कर परिस्थितियों दूं मैं, यहाँ पर सरकार ने अगले 3 वर्षों में 30 लाख किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाने का यहाँ पर लक्ष्य रखा है। लक्ष्य रखा है, अब कितना क्रियान्वयन उसका हो पाता है। सबसे पहले तो सरकार उसके लिए बजट कितना आवंटित करती है। बजट नहीं है तो अधिकारी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बजट आवंटित करने के पश्चात, यानी कि 3 वर्ष में 30 लाख सोलर पंप के लिए योजना बनाई है, तो स्वाभाविक है कि एक वर्ष में 1 लाख पंप स्थापित करने होंगे। तो उस 1 लाख पंप के लिए पर्याप्त बजट देते हैं कि नहीं देते हैं ना, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। और दूसरी बात यह आती, उसके बाद फिर मॉनिटरिंग कैसी होती है कि ऊर्जा विकास निगम के अधिकारी या जो भी नोडल एजेंसी है ना, वो किस तरह से कार्य करती है। जब दोनों पर मॉनिटरिंग होगी, सरकार बजट देगी और यहाँ पे मॉनिटरिंग होगी, तब ठीक से काम समझ में आएगा। अन्यथा की स्थिति में वादे हैं, केवल वादे बन करके रह जाएंगे, ऐसा कहीं ना हो। बिल्कुल देखिए आलोक जी, सारे आंकड़े कुलदीप जी ने भी बता दिए, और अभी आगे जो सरकार ने लक्ष्य रखा है उसका आंकड़ा भी मैंने बता दिया। और ऐसे में 2026 जब किसान कल्याण वर्ष घोषित कर दिया गया है, और इस प्रकार जब ग्राउंड लेवल पर चीजें दिखाई नहीं देती है, तो किस प्रकार से किसान का कल्याण होगा ये समझना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। आप बात ठीक कह रही हैं साक्षी जी, ये बात सही है कि मोहन सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम करने का प्रयास कर रही है। खासकर व्यक्तिगत रूप से मोहन यादव जी इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन बात फिर वही आती है जो भदौरिया जी ने बोली, ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड जीरो पर काम हो क्या रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है ग्राउंड जीरो पर काम को देखना, उसके लिए उस नियामक एजेंसी का होना, उसके लिए एक चेक एंड बैलेंस वाली सिचुएशन का होना। हम उसको कहाँ देख पा रहे हैं, कहाँ देख पा रहे हैं? किसानों के लाभ के लिए कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं सरकार ने बनाई, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो कहाँ चल रही हैं? अब जैसे बात चली है ड्रिप सिस्टम की, ड्रिप इरिगेशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ड्रिप इरिगेशन। इससे जहां पानी की बचत होती है, जो बहुत महत्वपूर्ण है पानी को बचाना, वहीं किसान का समय भी बचता है। लेकिन और उस पर 80% सब्सिडी भी सरकार दे रही है। लेकिन कितने खेतों में आपने ड्रिप इरिगेशन देखा? कितने खेतों में ड्रिप इरिगेशन देखा? कागजों में वो ड्रिप इरिगेशन आपको दिखेगा, मैं दावे से बोल रहा हूं, अगर कागज देखें तो उनमें ड्रिप इरिगेशन दिखेगा, लेकिन मौके पर ड्रिप इरिगेशन
मेरे को तो नहीं लगता कि कहीं चल रहा है। जो बहुत समर्थ किसान है उनके यहाँ ये सिस्टम है, जो जागरूक किसान है उनके यहाँ ये सिस्टम है। लेकिन जो बेचारा छोटा किसान है, सीमांत कृषक है, जो दलित है, जो वंचित है, जो शोषित है, उसके यहाँ कभी आपने ये सिस्टम देखे? हम क्यों नहीं उस तक इन चीजों को पहुंचा पा रहे? क्या वो किसान नहीं है? किसानों में वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। किसान माने किसान। हमें प्रत्येक किसान की चिंता करनी चाहिए, प्रत्येक किसान के हित की चिंता करना चाहिए। और अकेले खेती पर हम क्यों जा रहे हैं? हम दलहन और तिलहन की ओर क्यों नहीं जा रहे हैं? हमारा ये रकबा भारत में नंबर 1 का रकबा था दलहन का, हमारा रकबा कम हो गया। क्यों नहीं हम दलहन की ओर जा रहे? क्यों नहीं हम उन्नत खेती की ओर जा रहे? क्यों नहीं हम पशुपालन हॉर्टिकल्चर को खेती के साथ जोड़ रहे, किसान की इनकम बढ़ाने के लिए? क्यों नहीं हम औषधीय पौधों को किसान के खेती के साथ जोड़ रहे? हमें जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल आलोक किसान जी, की यदि हमें दो मुद्दे यहाँ पर ऐसे उठते हुए नजर आए, एक आय, किसान की आय बढ़ाने का और एक बजट का। अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी 2026-27 का ये जो बजट यहाँ पर पेश हुआ है उसमें भी कहा गया है कि किसानों के लिए बहुत लाभकारी होने वाला है ये बजट। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, जब ग्राउंड लेवल की अगर हम बात करते हैं तो फिर कल्याण तो नजर नहीं आता किसानों का। ग्राउंड पर हमें इसको देखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि वो ग्राउंड पर देखे और ग्राउंड पर इन चीजों के लिए वो कोई ऐसी समिति बनाए, हर जिले में इस प्रकार की समितियां बने, उसमें किसान संघ के पदाधिकारियों को भी लिया जाए, किसानों को भी लिया जाए। जैसे मंडी में चल रहा है, ये किसान संघ भी इस चीज को देखता है, किसान भी देख रहे हैं। तो किसान संघ और किसानों की कोई ऐसी समिति बनना चाहिए जो ब्लॉक लेवल पर हो और उसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज राजनीतिक लोगों को उसमें न लिया जाए। जो शुद्ध किसान हो, जो किसानी से अपना जीवन यापन करता हो, उनको लिया जाए। जो किसानों के हितों की चिंता करता हो, उनको लिया जाए। और ये ग्राउंड जीरो पर जाकर रियलिटी देखें और सरकार को अवगत कराएं कि काम किस स्थिति में है, काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। सरकार की योजनाएं निश्चित रूप से बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि उसका लाभ किसानों को मिलना चाहिए, क्योंकि ये देश कृषि प्रधान देश है और आज भी 70% लोग खेती से जुड़े हुए हैं। साक्षी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कुलदीप जी, आपकी प्रतिक्रिया। मुझे नहीं लगता आलोक जी की बात से आप मतलब सहमत तो होंगे ही, क्योंकि जो उन्होंने कहा है कि ग्राउंड लेवल पर जाकर एक कमेटी बननी चाहिए, पूरा जो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो किसानी से खेती से जुड़े लोग हैं प्रॉपर वही उसमें ओरिजिनल होने चाहिए। राजनीति फिर होगी तो फिर वही होगा कि वापस से क्रियान्वयन की समस्याएं आने लगेगी और कल्याण सिर्फ बातों में रह जाएगा। बिल्कुल साक्षी जी, जो हमारे पत्रकार बंधु ने बात कही ना, बिल्कुल वो सटीक बात उन्होंने कही कि समिति होना चाहिए। और हम तो इसके लिए आज से नहीं, बहुत पहले से किसान संघ के बैनर तले संघर्ष कर रहे हैं कि जो भी किसानों के विषय में निर्णय हो वो किसान संघ और अन्य किसान संगठन है, किसान है, उनके बीच में बैठ करके निर्णय लिए जाएं। अब मैं थोड़ा सा ये चाहिए तो दो विषयों को और थोड़ा सा पत्रकार बंधु की बात को आगे बढ़ाऊं कि ड्रिप इरिगेशन की उन्होंने बात की, तो वास्तव में देखा ऐसा जाता है कि जब हम लोग वहां पहुंचते हैं उस एजेंसी के पास में, तो मालूम पड़ा पूरे जिले के लिए कोटा 2 का है, 3 का है या 4 किसानों को मिलने वाला है। तो जो ये परिस्थितियां होती हैं बड़ी विकराल होती है। घोषणा तो कर दी जाती है कि हम ड्रिप इरिगेशन में सब्सिडी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वास्तव में धरातल पर आकर के हर जिले को कोटा कितना मिला? उन्हें की 5-5 पंप लगने हैं। तो ये जो सिस्टम लगने हैं, तो ये जो परेशानी आती है। दूसरी, अभी पत्रकार बंधु हमारे कह रहे थे कि सोलर पंप को लेकर के मैं एक बात और बताना चाहूंगा, बहुत बड़ी विसंगति है साक्षी जी, कि अभी तक जो मोहन सरकार ने इसकी घोषणा की है वो मात्र 7.5 हॉर्स पावर तक के सोलर पंपों के लिए की है, जबकि पत्रकार बंधु भी हमारे जानते होंगे कि जो है ना चंबलांचल में और बुंदेलखंड में तो वहां 7.5 हॉर्स पावर की मोटर काम ही नहीं करती है, पानी में इतनी गहराई हो चुकी। तो वहां के लिए तो सही बात ये है ना, चूंकि मैं भी चंबल अंचल को ही बिलोंग करता हूं, तो मुझे यहाँ की परिस्थितियां मालूम है। यहाँ के किसानों को कोई फायदा उसका मिलने वाला नहीं है ना। तो वो तो केवल मध्य प्रदेश के 2 टुकड़े हो गए, एक तरह से हम कहें कि एक उस योजना से वंचित है और एक को उसका लाभ मिल रहा है। सरकार के पास 2 आंखें होती हैं, दोनों आंखों से उसको समान दृष्टि से संपूर्ण मध्य प्रदेश को देखना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में एक तरफ चंबलांचल का और बुंदेलखंड का किसान जो अपने आप को ठगा महसूस करेगा और दूसरी तरफ जो है ना वहां के किसानों को फायदा मिलेगा। वहां के किसानों को भी मिलना चाहिए, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसका दायरा बढ़ाना चाहिए ताकि संपूर्ण मध्य प्रदेश इसमें कवर हो सके। जी बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप जी, देखिए सारे योजनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार से होता है वही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और छोटे किसान
किसान हो, चंबल अंचल के हो, सभी किसानों को यहाँ पर लाभ मिलना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए अन्नदाता कितना खुशहाल है और कितना नहीं है, ये ग्राउंड लेवल पर जाकर चीज़ें समझ में आती है, सारी क्लियर हो जाती है। योजनाएं बन रही है, 2026 किसान कल्याण वर्ष सरकार ने घोषित किया है, लेकिन अब भी अगर चंबल अंचल की बात हुई, बुंदेलखंड की बात हुई, ऐसे जो छोटे यहाँ पर जगह है, क्षेत्र है, वहां पर अगर हम जाकर देखें तो अब भी कहीं ना कहीं किसानों को समस्याएं हैं। तो किसान कल्याण वर्ष घोषित कर देने से ही नाम मात्र से कुछ नहीं होगा, ग्राउंड लेवल पर जाकर चीजें करनी होंगी, देखना होगा, मॉनिटरिंग करनी होगी, एक कमेटी बनानी पड़ेगी जिसमें प्रॉपर किसान ही हो, उसमें किसी प्रकार की राजनीति ना हो, तो ही सारी योजनाएं धरातल पर प्रॉपर तरीके से काम करती हुई नजर आएंगी और उसका लाभ भी किसानों को मिलेगा। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।